नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 10 2022 सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में मैं पेपर का हल बताऊंगा तथा इसमें जो मानचित्र कार्य है उसको भी समझाऊंगा। तो देखिए पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे। ये है संकेतांक जिसे आपको कॉपी में लिखना होगा। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा 2022 सामाजिक विज्ञान। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और ये निर्देश दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों को और ख में विभाजित है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। तो देखिए इसका दूसरे पेज पर भी यही निर्देश दिए गए हैं। दूसरे पेज पर भी यही सब निर्देश है, आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। और यही बात अंग्रेजी में लिखी गई है। यही बात क्या है, जो निर्देश है वो अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए है। अब देखिए तीसरे पेज में भी उसी निर्देश का कुछ हिस्सा यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है खंड क, यहाँ से शुरू हो जाता है खंड क पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यही बात अंग्रेजी में है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1688, 1789, 1914, 1939। तो सही विकल्प ख है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। और अगला प्रश्न है, और यही बात अंग्रेजी में है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ग विकल्प सही है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले पेज, चौथे पेज पर तीसरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, और यही अंग्रेजी वर्जन में है प्रश्न। अगला है चौथा, आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग। इसमें से कोई नहीं, 4 विकल्प है, तो ये ख विकल्प सही है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यही अंग्रेजी वर्जन है इसी प्रश्न का। अब यहाँ है भारतीय राष्ट्रीय, 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 4 विकल्प दिए गए हैं, तो पहला विकल्प ही सही है, 1885 में मुंबई में हुआ था। अब चलते हैं अगले पेज 5वें पर। तो देखिए 5वें पेज पर पहले तो अंग्रेजी वर्जन है 5वें प्रश्न का। ये है 6वां प्रश्न, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है घ, 26 जनवरी 1950। तो 1950 तो है नहीं, 26 जनवरी को लिखित संविधान भारत में लागू हुआ। अब यहाँ से शुरू हो जाता है अंग्रेजी वर्जन, फिर इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो आसान प्रश्न है, आप लिख सकते हैं नेपाल आपका पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल लिख सकते हैं, बांग्लादेश है, या श्रीलंका लिख सकते हैं, श्रीलंका भी पड़ोसी है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान भी है, 2 ही लिखना है। अगला है भारतीय विदेश, 8वां प्रश्न, ये भी 2 नंबर का, भारतीय विदेश नीति के 2 सिद्धांत बताइए। तो देखिए भारतीय विदेश नीति के 2 सिद्धांत आपके सामने हैं। और देखिए भारतीय विदेश नीति का प्रथम सिद्धांत, विश्व के सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, अर्थात उनके आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप न करना। तो ये भारतीय विदेश नीति का पहला सिद्धांत लिख सकते हैं आप। और दूसरा लिख सकते हैं, विश्व के सभी देशों से समानता का व्यवहार करना तथा पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना। विश्व के सभी देशों से समानता का व्यवहार करना और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना, यानी आपस में व्यापार करना, एक दूसरे को सामानों को आदान प्रदान करना व्यापार के माध्यम से। ये है भारतीय विदेश नीति के 2 मुख्य
सिद्धांत। अब इसी में अगला प्रश्न है नवा जो आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो देखिए 5 हैं इसमें, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। 5 सदस्य हैं तो 2 का नाम लिखना, तो आप लिख सकते हैं अमेरिका और रूस लिख सकते हैं, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये चाइना हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस, 3 और देश हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। 6वां पेज, लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। या तो ये करना होगा या तो ये करना होगा, दोनों में से आपको एक ही करना होगा। जब परीक्षा आप देंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारणों का उल्लेख, पहला है क्रिप्स मिशन से निराशा। पहला क्या है 3 कारणों में? पहला, क्रिप्स मिशन से निराशा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इधर भारत में आज़ादी का आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था। इसी बीच मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में नए संविधान के निर्माण एवं भारत के राजनीतिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय दल भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इधर भारत में आज़ादी का आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था। इसी बीच अमेरिका तथा अन्य देशों के दबाव में मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में नए संविधान के निर्माण एवं भारत के राजनीतिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय दल भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। यह मिशन राजनीतिक समस्याओं के साथ अन्य समस्याओं को हल करने में नाकाम रहा। यह मिशन जो था, वह जो समस्याएं थी भारत में उस समय, या जो लोग मांग कर रहे थे, उसको हल करने में नाकाम था, क्योंकि लोग पूर्ण आज़ादी की मांग कर रहे थे। लेकिन इसका उद्देश्य था पूरा डोमिनियन स्टेटस देने का और भारत के कई टुकड़े करने का, जिसका विचार वो संविधान को माने, अन्यथा उससे अलग हो जाए। जो भारतीय रियासतें थीं, अन्य राज्य थे। और द्वितीय कारण में, मैंने पहले में आप क्रिप्स मिशन लिख सकते हैं, क्रिप्स मिशन से निराशा, और दूसरे में लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक मुख्य कारण था। भारतीय जनता एवं नेताओं की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना तथा भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजना भारत छोड़ो आंदोलन का एक दूसरा प्रमुख कारण था। जनता एवं नेताओं की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना तथा भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजना, ये भारत छोड़ो आंदोलन का एक दूसरा प्रमुख कारण था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बेवजह भारत को शामिल किया गया था, उससे भारत को हानि ही हुई, भारत के बहुत से सैनिक मारे गए। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में प्रमुख एक है। और तीसरा है भारत की आर्थिक स्थिति का खराब होना। भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारणों में तीसरा आप लिख सकते हैं भारत की आर्थिक स्थिति का खराब होना। भारतीय संसाधनों को द्वितीय विश्व युद्ध में लगाने से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों के मन में गुस्सा था, जो आंदोलन का प्रमुख कारण बना। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था मित्र देशों और शत्रु देशों में, तो उसमें भारतीय संसाधनों का उपयोग किया गया। भारत में भूखमरी, गरीबी पहले से ही विद्यमान थी और इससे और विकट स्थिति हो गई। इस कारण भारत छोड़ो आंदोलन में का ये मुख्य कारण बना। और अथवा जो ये है, आप अपने बुक से अथवा गाइड से हल कर सकते हैं, इसका उत्तर याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब देखिए उसी प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन 10वां का फिर यहाँ शुरू होता है 11वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? ये भी 3 नंबर का। अथवा प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? एक ही करना, या तो ये या तो ये।
तो इसका उत्तर हम बता देते हैं, इसको अपने बुक से आप कर लीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो आप लिख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ मुख्य कारण में पहला लिख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने इसलिए सहयोग किया था कि युद्ध के समाप्ति के बाद उन्हें राजनैतिक अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार इसकी घोषणा की थी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तो ये मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने इसलिए सहयोग किया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें राजनैतिक अधिकार जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस नाते एक कारण ये मुख्य कारण बना। अगला आप लिख सकते हैं रूलेट अधिनियम। रूलेट अधिनियम 1919 में लागू किया गया रूलेट अधिनियम असहयोग आंदोलन का कारण बना था, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेलों में भरा जा रहा था 1919 में, क्योंकि उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लोगों में गुस्सा था। तो ये 1919 में लागू किया गया रूलेट अधिनियम असहयोग आंदोलन का एक कारण बना, क्योंकि इस अधिनियम के लागू होने से लोग अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते थे। बिना कारण उन्हें जेलों में भरा जा रहा था और उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था, उन्हें वैसे ही सज़ा दे दी जा रही थी। अगला कारण में आप लिख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा कर रहे लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने गोली चलवाई थी, जिससे हजारों लोग मारे गए, जो असहयोग का एक कारण बना। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा कर रहे लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने गोली चलवाई थी और इसमें हजारों निहत्थे लोग मारे गए। इस कारण लोगों में गुस्सा हुआ और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो आप इन हेडिंग के अंतर्गत ये सब लिख सकते हैं। और अगला हमने बताया कि आप अपने बुक से देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज 7वें पर। तो देखिए 7वें पेज पर कैसे प्रश्न हैं। अब यहाँ से आ जाता है 7वें पेज पर आपके सामने है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हियर, और 6 नंबर के हैं अपने गाइड से, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान दर्शाने के 3 कारण, 6 नंबर का। अथवा ये करना, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में क्या एक संक्षिप्त लेख लिखे, या तो ये कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन है। फिर 13वां भी आप तैयार कर सकते हैं अपने बुक या गाइड से, और जो नोटबुक्स आपके टीचर ने बनवाया होगा। लोकतांत्रिक शासन में किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, तो 6 नंबर का है। अथवा आपको ये करना, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, और यही इसका अंग्रेजी वर्जन है। अब हम चलते हैं अगले पेज 8वें पर। 8वां पेज मानचित्र संबंधी प्रश्न। मैप वर्क निर्देश निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित। यानी आपको भारत का एक मैप मिलेगा जिसमें चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा सही नाम सही लिखेंगे और सही स्थान अंकित करेंगे, दर्शाएंगे, तो आपको आधा नंबर यानी 1 नंबर मिलेगा। यदि नाम लिखेंगे तो आधा नंबर और दर्शा देंगे तो आधा नंबर, यानी 1 नंबर मिलेगा एक प्रश्न के लिए। और आपको जो मैप रहेगा इस प्रकार का मैप मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, ये है आपके सामने मैप। यहाँ है अनुक्रमांक, तो यहाँ अपना जो भी रोल नंबर होगा आप लिख देंगे, और इस मैप को आप जो कॉपी मिलेगी उसके साथ अच्छी प्रकार से नत्थी करेंगे। अब इसमें जो है क्या करना है, इस चिन्ह द्वारा तो दर्शाना है, लेकिन प्रश्न क्या है उसको देखिए। पहला प्रश्न इसमें दिया है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो आप चाहें तो, क्योंकि लिखा ही है सही नाम,
तो यहाँ प्रश्न डाल लीजिए या कॉपी पर ही डाल लेंगे 14 और पहला प्रश्न, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो मुंबई, कहाँ हुआ था? मुंबई। तो आप मुंबई लिख देंगे और इसको दर्शाएंगे भी। इसको ये आपके सामने जो मैप आपको मिलेगा उसमें दर्शाएंगे। तो ये है देखिए भारत का मैप, और आप देख रहे हैं ये है गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये है महाराष्ट्र, और हमें मुंबई दर्शाना है। तो मुंबई देखिए यहाँ पर है। मुंबई कहाँ है? यहीं पर है, और जो चिन्ह है इसी प्रकार का चिन्ह है, इसी से दर्शा देना। ऐसे आप दर्शा देंगे। और यहाँ पहला है तो आप यहाँ लिख भी देंगे। जो मुंबई वहाँ लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे मुंबई, ये आते यहाँ लिख देंगे मुंबई, ऐसे करके मुंबई। तो आपको दर्शाने पर आधा नंबर और लिखने पर आधा हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न है। पहला तो था कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दूसरा है वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक, प्रथम था ये सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए यह अधिवेशन दूसरा जो है कोलकाता में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ था। और इसको आप मैप में दर्शाएंगे भी, इसको आप मैप में दर्शाएंगे भी। तो देखिए ये है आपका बिहार, ये झारखंड, और ये जो है पश्चिम बंगाल है, और ये बांग्लादेश है। तो आप ये पश्चिम बंगाल है, तो ये यहाँ पर कोलकाता पड़ता है। तो यहाँ आप दूसरा है तो यहाँ दूसरा नंबर भी डाल देंगे, क्योंकि 14वां का दूसरा, और यहाँ कोलकाता लिख भी देंगे, कोलकाता। तो ये आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आप देख सकते हैं ना मैप में। और ये आपका है तीसरा प्रश्न, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में, तो भारत का नक्शा आप देखिए, देख रहे हैं, और ये मद्रास में हुआ था। तो आप यहीं लिख सकते हैं मद्रास, जिसका नया नाम चेन्नई है, तो चेन्नई लिखेंगे, चेन्नई लिखेंगे। और देखिए चेन्नई जो है ये आपका मैप है, चेन्नई यहाँ पर पड़ेगा। चेन्नई कहाँ पड़ेगा? ये यहीं पड़ेगा, ये तमिलनाडु की राजधानी। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की, मुंबई जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल की, मुंबई महाराष्ट्र की है। तो आप ये तीसरा यहाँ लिख देंगे तो आसान होगा। और चेन्नई क्या लिख देंगे? चेन्नई। तो 3 प्रश्न हल हुए, 3 नंबर हो गया आपका। अब अगला इसी में जो प्रश्न है, तो देखिए प्रश्न लिखा है चौथा, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो देखिए आनंद भवन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, जिसका नया नाम प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था। तो ये है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर प्रयागराज पड़ेगा आपका, यहाँ पर। तो ये है चौथा, यहाँ आप चौथा नंबर डालेंगे और प्रयागराज लिख भी देंगे, प्रयागराज। ठीक, चौथा नंबर डाल देंगे। तो ये यहाँ भी लिख देंगे प्रयागराज। इसको कॉपी पर भी लिख सकते हैं, नक्शे पर लिख देंगे तो और आसान होगा आपके लिए। और अगला प्रश्न जो है 5वां, ये वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो उत्तर होगा अमृतसर, अमृतसर है। तो आप ये भारत का नक्शा है, मैप है, ये है राजस्थान, और ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? पंजाब। तो ये अमृतसर देखिए यहीं पड़ेगा, आपका बॉर्डर्स वाला ज़िला है। तो ये 5वां है आपका, यहाँ लिख सकते हैं अमृतसर, अमृतसर।
तो ये आपको 5 नंबर। तो मैप को आप इसी प्रकार से आसानी से आप लिख देंगे पहले, और उसके बाद मैप में ऐसे ही भर देंगे। अब चलते हैं अगले पेज 9वें पर। तो देखिए नवा पेज आपके सामने, नवा पेज ये आपके सामने है। 14वां प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन ही। अब यहाँ है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए प्रश्न है। प्रश्न तो वही है, लेकिन जिन्हें दिखाई नहीं देता उनको करना है, आपको नहीं करना है। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। और दृष्टिबाधित के लिए, क्योंकि आपके लिए मैप है, उनके लिए लिखना होगा, इसका केवल आंसर ही लिखना होगा, ठीक है ना। उनके लिए केवल आंसर ही लिखना होगा। चलते हैं अगले पेज 10वें पर। पेज 10 14वें प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन। अब यहाँ से शुरू होता है खंड ख पार्ट बी बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं। और पिछला खंड क था वो इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित था। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यही बात अंग्रेजी में है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। तो सही विकल्प है गन्ना। ये रोपण फसल रोपी जाती है। और अंग्रेजी वर्जन इसी का। निम्नलिखित कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? निम्न में से कौन सा साधन पुनः चक्रीय है? तो लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पशुधन। तो देखिए लोहा को हम पुनः रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोहा क्या है? वह संसाधन पुनः चक्रीय है। अब चलते हैं अगले पेज 11वें पर, जिस पर 16वें प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन है। कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा आपका प्रसिद्ध है। 17वां का कौन सा है? क, ये ख सही है। कोरबा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, इसमें से सभी। तो 18वां का घ सही है। ये भी रेशेदार फसल है, कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम। और अंग्रेजी वर्जन इसी का। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? 19वां का आंसर। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो सही आंसर है श्रीलंका, जिसका मानव विकास के लिहाज से स्थिति भारत से बेहतर है। अब अंग्रेजी वर्जन है। अब चलते हैं 12वें पेज पर। 12 पेज पर 20वां प्रश्न। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में, सूचना प्रौद्योगिकी में। तो प्राथमिक क्षेत्रक में, जैसे पशुपालन, कृषि, मधुमक्खी पालन, ये सब प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है। अन्न का उत्पादन, कृषि वहीं। और अंग्रेजी वर्जन इसी। अब देखिए यहाँ शुरू होता है अति लघुत्तरी प्रश्न, ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हियर। अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद पुनः उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। वे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद पुनः उनका निर्माण नहीं किया जा सकता अथवा पुनर्निर्माण करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल इत्यादि, ये समाप्त हो जाएगा तो पुनः इसका उत्पादन नहीं होता। इसको पुनः निर्माण करने में, कोयला बनाने में, प्राकृतिक गैस बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये हुआ 21वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है क्या है, 22वां। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई 2 समस्याएं लिखे। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई 2 समस्याएं लिखे। तो देखिए 22वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों
श्रमिकों की दो समस्याएं। पहली, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार द्वारा घोषित वेतन से कम वेतन दिया जाता है तथा उनको मिलने वाला काम नियमित नहीं होता है। नियम कानून बने हैं असंगठित क्षेत्र के लिए, लेकिन सरकार द्वारा जो घोषित वेतनमान है वो उन्हें नहीं दिया जाता तथा उन्हें मिलने वाला काम भी नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। श्रमिकों के छुट्टी के दिनों का वेतन काट लिया जाता है। श्रमिकों के छुट्टी, यदि वो छुट्टी पर चले गए तो उनका वेतन काट लिया जाता है। ये तो समस्याएं हैं, और उन्हें न बीमारी के लिए कोई पैसा है न किसी अन्य कामों के लिए, और काम भी अनियमित रूप से होता है। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं। अब चलते हैं अगले पेज पर, 13वां पेज, 23वां प्रश्न। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, 2 नंबर का। और तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्रक सर्वाधिक योगदान, तृतीय क्षेत्रक का सर्वाधिक योगदान होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाएं, डाक, बैंक, बीमा सेवाएं होती। इसी के अंतर्गत संचार, परिवहन, भंडारण, वितरण इत्यादि सेवाएं सम्मिलित है जो लोगों को रोजगार देता है। यानी तृतीय क्षेत्र के लोगों को सर्वाधिक रोजगार देता है, क्योंकि बैंकिंग इसी के अंतर्गत है, बीमाएं हैं, डाक है, अन्य जो भी सेवाएं हैं सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कारण तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को देता है। अब देखिए यहाँ से आगे अलग उत्तरी प्रश्न तो अपने बुक्स के द्वारा तैयार कीजिएगा, गाइड्स अन्य। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो हमने बता ही दिया ऊपर, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक, तो उसको विस्तार से आप लिखेंगे। और ये है 3 नंबर का, या तो ये, या तो गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। बुक्स से गाइड्स अपना तैयार कीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। अगला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते, उदाहरण सहित बताइए। तो जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा अपने बुक से, गाइड से। अब चलते हैं अगले पेज 14 पर। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हियर। प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 6 नंबर। या तो ये करना होगा या तो ये करना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और यही बात 27 में भी है, या तो ये करिएगा या तो ये करिएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। अब चलते हैं अंतिम पेज पर, 15वें पेज पर। अंतिम पेज नहीं है, ये 15वां पेज है। तो देखिए 15वें पेज पर है मानचित्रकार। यानी अभी हमने बताया एक मानचित्र को बताया कैसे भरा जाएगा। अब दूसरा मानचित्र, 2 मानचित्र आपको मिलेंगे, याद रखिए, एक इतिहास के लिए, एक भूगोल के लिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या है, गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, क्षेत्र दर्शाना है, कोची बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो ये प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का हम मैप में कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए ये इसी प्रकार का भारत का मानचित्र आपको मिलेगा और इन्हीं चिन्हों द्वारा आपको दर्शाना होगा। तो देखिए पहला है, तो यहाँ पहला है गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो देखिए गोदावरी नदी जो है वह महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत से निकलती है और
जा कर के आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी जो है यहाँ से ऐसे निकलती है और जा कर के ऐसे आंध्र प्रदेश में ये है गोदावरी नदी, और जिसका चिन्ह जो है ये दिया गया है, आप देख सकते हैं जो चिन्ह है ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह आप दर्शा सकते हैं ऐसे ही, ये चिन्ह द्वारा ये दर्शा दिया गया गोदावरी नदी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं गोदावरी नदी, क्योंकि लिखना भी है। तो गोदावरी नदी, गोदावरी गोदावरी नदी, और ये पहला है तो आप नंबर भी डाल देंगे यहाँ पर, गोदावरी नदी ऐसे लिख देंगे। दूसरा जो प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न जो आपके इसमें है, लिखा है नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा। नागार्जुन सागर बांध भी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी जो है गोदावरी नदी के ठीक नीचे की तरफ बहती है। तो यहाँ से बहते हुए यहाँ से निकलती है तेलंगाना से, और जा कर के ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी जगह जो सीमा है ऐसे दर्शाना है फ़िलहाल, क्योंकि ये दिया है, ये इस प्रकार से दर्शाना। दूसरा ये है नागार्जुन सागर बांध, तो आप इसको लिख सकते हैं नागार्जुन, दूसरा सागर बांध। अगला जो प्रश्न है इसमें दक्षिण, ये तीसरा इसमें है, दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, ठीक है ना, दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा। तो देखिए दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र जो हुआ ये होता है कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, तीनों राज्यों में होता है, तीनों राज्यों में होता है। आपको दर्शाना है चिन्ह द्वारा आयत बनाकर उसमें, तो ये दर्शा सकते हैं, ये क्षेत्र है सब ऐसे, और कुछ इधर दर्शा देंगे और कुछ इधर दर्शा दिया जाएगा, इधर भी दर्शा सकते हैं, और एक यहाँ दर्शा सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु वाला ही है, तो यहाँ लिख देंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये है केरल, केरल, और ये है कर्नाटक, तो ये कर्नाटक लिख देंगे आप। और ये है तीसरा, तो आप यहीं एक जगह तीसरा नंबर डाल देंगे। तीसरा प्रश्न 28वां का तीसरा, 28 नंबर ये ऊपर ही डाल देंगे आप। यहाँ चाहे तो नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं लिख देंगे बेहतर रहेगा। अगला है चौथा, भारत में किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र, भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो देखिए जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये है आपका पश्चिम बंगाल। एक ही क्षेत्र दर्शाना है तो यहाँ आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि यही एरिया है जहाँ जूट का उत्पादन होता है। तो यहाँ चौथा है और पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल। अंतिम है कोच्चि बंदरगाह। ये जो प्रश्न है इसमें लिखा है कोच्चि बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो देखिए कोच्चि बंदरगाह आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और यहाँ पर ये ऐसे दर्शा देंगे आप, और
ये 5वां है और लिख देंगे कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह। तो ये इस प्रकार आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। 16वां पेज, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो आपको नहीं करना है, जो दृष्टिबाधित हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है उनके लिए है, क्योंकि आपके लिए मानचित्र है उसकी जगह, क्योंकि 28वां प्रश्न ही है, उनको केवल यहीं लिख देना है। ये गोदावरी नदी देश के किस भाग में बहती है? तो वहीं महाराष्ट्र से चलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती है बंगाल में गिरती। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। दक्षिण भारत का कहवा उत्पादक किसी एक राज्य का नाम? केरल लिख सकते हैं। माने लिखेंगे जो दृष्टिबाधित हैं, भारत में जूट उत्पादक किसी एक राज्य का नाम, तो पश्चिम बंगाल यही है, और ये अंग्रेजी वर्जन है। नमस्कार।